अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल हम इसके जो इफ़ेक्ट्स थे वो डिस्कस कर रहे थे। इफ़ेक्ट्स में कल हमने कंसंट्रेशन को डिस्कस किया और साथ साथ जो है वो हमने प्रेशर वॉल्यूम को डिस्कस किया। तो दो और इसके इफ़ेक्ट थे वो कौन कौन से थे? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ये भी लिंक चैटलियर ने ही यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया था। इसने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। हीट एज अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, हीट जो है वो सिस्टम का कंपोनेंट है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर हीट ऐड होगी, ये हमें पता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो हीट उसके अंदर ऐड हो रही है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हीट उससे रिमूव हो रही है। तो यहाँ पर भी वही है। इसके बाद कहते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इट मीन उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर टेम्परेचर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आप हीट को इंक्रीज करो तो वो होगा एंडोथर्मिक, और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आप टेम्परेचर डिक्रीज करो तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही होगी उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है CO प्लस H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगी। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है? हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब है मैं क्या काम करूँगा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास था CO और प्लस यहाँ पर देखिएगा H2O है, वाटर है। मैंने क्या काम किया? इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊंगा, डिक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाऊंगा मेरे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ऐसा रिएक्शन जो कि हीट को इवॉल्व करे, रिलीज करे, तो वो क्या करे? अगर हम उसका टेम्परेचर, अगर हम इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास रिएक्टेंट दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसा रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो आपने अगर प्रोडक्ट की मिकदार मैक्सिमम लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे। सिमिलरली दूसरी एग्जाम्पल है, ये सॉलिड है पोटेशियम आयोडाइड। जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। इट मींस अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो ये क्या करेगा? ये तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो प्रोडक्ट में जाएगा। अगर एनर्जी हम कम दे रहे हैं तो ये कम नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये दोबारा जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा तो हम क्या करेंगे? अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, और अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। अगर हमारे पास रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कि एंडोथर्मिक हो, तो वहां पर क्या होगा?
वहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। तो ये तो हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट था। और यहाँ पर वो सम साल्ट की बात करता है कि यहाँ पर हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसके ऊपर हीट ऑफ सॉल्यूशन जो NaCl है, इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन 0 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर के ऊपर। चाहे टेम्परेचर इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर दो, इसका टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है वो 0 होगी। लेकिन इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होगी। वो कैसे? इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है क्योंकि ये जो थे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थे। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट। अब हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पर पहले बता देता हूँ। A catalyst is a substance which changes the rate of chemical reaction without its being consumed। ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व तो हो लेकिन सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करवाए, रिएक्शन को स्पीड अप करे और उसके बाद जब रिएक्शन हो जाए, जब प्रोडक्ट बन जाए, इसके बाद हमारे पास वो जो हमने सब्सटेंस यूज किया हुआ है वो वैसे का वैसा हमें मिल जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? वो एज अ कैटलिस्ट यूज करेगा। इट मीन उसने क्या काम किया? सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप किया। जहाँ पर एक रिएक्शन था जो था वो 10 मिनट में होना था, तो वो रिएक्शन अगर हम ऐसा कैटलिस्ट यूज कर देते हैं कि उस रिएक्शन की स्पीड अप को जो है वो इंक्रीज कर दे, वो रिएक्शन 5 से 10 मिनट से 5 मिनट में हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो था इसके ऊपर जो कैटलिस्ट है वो उसने इफेक्ट किया। लेकिन कैटलिस्ट जो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वहां पर क्या होगा? सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड को और बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ, लेकिन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बाय गिविंग न्यू पाथ ऑफ द रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम हो जाती है। अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो हाई पर थी, यहाँ पर देखिएगा, सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, कोई भी रिएक्शन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। ये वो पॉइंट है कि ऐसा पॉइंट जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होकर यहाँ पर आ जाएगी। इट मींस ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देता है कौन? कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी को ऊपर इफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है ये इफेक्ट कैटलिस्ट नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसकी दो एप्लीकेशन हैं। पहले हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस। हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बनाना चाहते हैं, अमोनिया प्रिपेयर करना चाहते हैं, और आपको पता है कि अमोनिया जो है वो हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन की जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर हम एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं। ये लिक्विफाई होता है और अमोनिया का हम जो है वो एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर जो है वो यूज़ करते हैं एज अ लिक्विड फॉर्म में। तो सबसे पहले हाइपर प्रोसेस के थ्रू हम इसे करेंगे। जर्मन केमिस्ट एफ हाइपर ने 1933 के अंदर जो ली चैटलियर प्रिंसिपल था उसके ऊपर इसने वर्क किया। अब उसने वर्क कैसे किया? उसने नाइट्रोजन ली, हाइड्रोजन लिया, इनका रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पे इसने देखा कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक कैसे था? इसने देखा कि यहाँ पर एनर्जी जो थी वो रिलीज हो रही है, तो इसने कहा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब उसने इसके ऊपर Kc की वैल्यू अप्लाई की, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ये Kc की वैल्यू थी। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये क्या कहता है? बाय कंटिन्यूस रिमूविंग ऑफ NH3 बाय रिएक्शन डिस्टेंस। अगर आपने
वो कहते हैं कि अमोनिया की मिकदार हम बढ़ाना चाहते हैं। ये हम इंडस्ट्री के अंदर अगर अमोनिया प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री का रूल क्या होता है, वो ये कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट हो लेकिन टाइम भी कम हो और चीप भी हो, सस्ता भी हो जाए और प्रोडक्ट भी मैक्सिमम बन जाए और टाइम भी कम लगे। तो उसके ऊपर ली चैटलेट प्रिंसिपल जो रूल है वो अप्लाई होते हैं। पहला ये कहते हैं कि अमोनिया की हम मिकदार कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अगर हम क्या करेंगे, बाय कंटिन्यूस रिमूविंग ऑफ NH3 बाय रिमूविंग मिक्सचर, अगर हम यहाँ से इसे रिमूव करते जाएंगे, ये डालते जाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ही नहीं होगा। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम ही स्टैब्लिश नहीं होगा तो ये हम निकालते जाएंगे तो ये बनते जाएंगे, ये निकालते जाएंगे ये बनता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह भी हम अमोनिया की मिकदार को, अमोनिया की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। सेकंड वन, ये भी किसने कहा था, ली चैटलेट ने कहा था। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स इन द गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इट मींस यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो हम क्या करेंगे, प्रेशर ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, प्रेशर ज्यादा है इट मींस हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, जितना ज्यादा प्रेशर होता जाएगा उतना ज्यादा ये बनता जाएगा, प्रेशर ज्यादा होता जाएगा ये बनता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो तब भी इसकी प्रोडक्ट हम ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, इसका टेम्परेचर क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, ये मैक्सिमम जो है वो बनता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बनता जाएगा। एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। अगर एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो तब प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पर था एक्सोथर्मिक, इट मींस यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा और अमोनिया की मिकदार हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा इसका रिजल्ट उसने क्या निकाला। अगर हम हाई प्रेशर रखते हैं, यहाँ पर प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो हम यील्ड अमोनिया की ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन टाइम फिर भी ज्यादा लगेगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज लो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज लो, टू इंक्रीज द रेट टू यूज कैटलिस्ट। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर लो कर देते हैं, प्रेशर ज्यादा कर देते हैं, फॉर्मेशन इसकी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फॉर्मेशन टाइम के लिहाज से चलेगी, उतना ही टाइम लगेगा। अगर आपने इसकी फॉर्मेशन जो है टाइम कम यूज करना है तो आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर दोगे। अगर आपने कैटलिस्ट यूज कर दिया तो टाइम भी कम लगेगा और आपके पास मैक्सिमम जो है अमोनिया की प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अमोनिया बनाना है तो हम ली चैटलेट प्रिंसिपल के जो रूल्स थे उसको फॉलो करेंगे। सेकंड, ऑप्टिमम कंडीशन इसने बता दी, इसने ऑप्टिमम कंडीशन बता दी कि कहाँ पर हम जो है अमोनिया को मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेशर जो था हमें 200 to 300 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 400 सेल्सियस, कैटलिस्ट ये आप यूज करोगे। और इसके बाद अगर आपने ये सब कुछ यूज किया और अमोनिया को निकालते जा रहे हैं, रिएक्शन मिक्सचर से अमोनिया को निकालते जा रहे हैं, तो आपके पास अमोनिया मैक्सिमम बनती जाएगी। अगर आप अमोनिया नहीं निकालोगे तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो वहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे। अमोनिया निकालते जाओगे, ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, अमोनिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। अब हम यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर हमारे पास 35% जो है वो अमोनिया बन जाता है। हम कहाँ कैसे निकालेंगे यहाँ से, 35% इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश जब होता है 35% अमोनिया बन जाता है, इसके बाद नहीं बनेगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको निकालेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर प्रेशर लो ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर यहाँ से हम निकालते जाएंगे। तो इट मीन्स हमने इक्विलिब्रियम को यहाँ पर करना है, तो डिस्टर्ब करने के लिए हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे,
हम यहाँ पर जो टेम्परेचर इसे कूल करेंगे, कूल करने के दौरान -33.4 सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुँचेगा रिएक्शन मिक्सचर का, इस पूरे मिक्सचर का जब टेम्परेचर जो है वो -33.4 सेल्सियस पर जब पहुँचेगा तो जो यहाँ पर अमोनिया हो गया लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो गैसेज हैं N2 और H2 वो इस टेम्परेचर पर लिक्विफाई नहीं होंगी, वो गैस फॉर्म में रहेंगी। बाकी जो अमोनिया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों में से यहाँ से निकालते जाएंगे, लिक्विड को बाहर निकालते जाएंगे, गैस उसके अंदर रहेगी, रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमोनिया जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। ये था एप्लीकेशन इसकी कि हम अमोनिया को जो है वो कैसे मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं, उसकी यील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे किसके, ली चार्टियर प्रिंसिपल के। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।